जैसा कि जानकारी मिली, अधिकतर लोग अभी पीएचडी नहीं किए और पीएचडी करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये मेरा चयन, टॉपिक का चयन बहुत ही उपयोगी होगा। रिसर्च इन कॉमर्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। आज के मैंने इस कोशिश में कम से कम जो टाइटल्स हैं वो भी हिंदी में लेने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता चला कि वहां पे हिंदी में अध्ययन और अध्यापन करने वाले प्राध्यापक अधिक हैं। तो वाणिज्य में अनुसंधान, समस्याएं और संभावनाएं। समय आ गया है कि अब सभी जितने भी आप प्राध्यापक हैं, इन्हें अनुसंधान या रिसर्च कुछ लोगों ने शुरू कर लिया होगा और कुछ शुरू करने जा रहे होंगे। रिसर्च होता क्या है? सर्वप्रथम तो हमको यह भी जानना चाहिए कि शोध और खोज में अंतर क्या है। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन। सबसे पहली चीज, रिसर्च क्या है? ये कोई नई खोज करने जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। हम कोई पन्ना की खदान से पन्ना खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो शोध कर रहे हैं। और शोध करने की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन। सबने देखा समझा है, लेकिन उसको उस दिशा से सोचना समझना जिस दिशा से, जिस एंगल से किसी ने पूर्व में नहीं सोचा समझा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, नई दिशा से, नए एंगल से उसका अध्ययन करना, यही मुख्यतः शोध है। रिसर्च इज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज and or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies and understandings. कई बार मेरे से विद्यार्थी पूछते भी हैं कि रिसर्च में क्या एक पुराना टॉपिक जिस पे पहले कार्य किया गया उसमें पुनः किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उसी टॉपिक पे भी किया जा सकता है। टॉपिक बदल के किया जा सकता है, भौगोलिक क्षेत्र बदल के किया जा सकता है, आयाम बदल के किया जा सकता है। क्योंकि शोध में मैंने कहा कि क्या करने जा रहे हैं, जो पहले किसी पूर्वज ने, हमारे किसी पूर्व व्यक्ति ने सोचा समझा है, उसको हम किस एंगल से सोच समझ रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, यही अपने आप में एक शोध होता है। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं कि मनरेगा के ऊपर क्या पुनः पीएचडी की जा सकती है? बिल्कुल, एक नहीं 5 बार की जा सकती है। मनरेगा को कितने साल हो गए, किस क्षेत्र में है, क्या परेशानियां आई हैं, शासन ने क्या बदला है, और अब जिसने जहां पे शोध खत्म किया था आज से 5 वर्ष पूर्व, वहां से फिर शुरू किया जाए। उसके शोध में उसने क्या कमियां दिखाई थी, उस कमियों को लिया जाए और पुनः शोध किया जाए कि ये कमियां पहले थी इसमें, ये शासन को सुझाव भेजे गए थे, और अब 5 वर्ष बाद, जैसे कहते हैं ना, गंगा में बहुत पानी बह गया, अब क्या स्थिति है, तो शोध पुनः किया जा सकता है। शोध में क्या क्या समस्याएं आती हैं, यहां से ही शुरू होता है जीवन। सर्वप्रथम मैं ये कहता हूं कि किसी भी शोधार्थी को 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक है टॉपिक सिलेक्शन और दूसरा है गाइड सिलेक्शन, सुपरवाइजर का सिलेक्शन। थोड़ा सा उदाहरण मैं ऐसा दूंगा जो बड़े आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ विवाह योग्य हैं, कुछ का विवाह हो गया है। विवाह करते समय कौन सी 2 बातों का मुख्य ध्यान दिया जाता है? एक लड़का या लड़की और दूसरा परिवार। एक भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है? शायद कुछ लोग उत्तर ना दे पाएंगे, सर समझ तो हम सब रहे हैं। इसी तरह से शोध में सर्वप्रथम सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक का चयन और उसके साथ ही साथ गाइड का चयन। इसमें मैंने ये पहले पॉइंट्स दिए और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं। प्रॉब्लम्स में स्टेप्स जो है, सबसे पहला स्टेप है टॉपिक सिलेक्शन, सेकंड है टाइम मैनेजमेंट, थर्ड है फाइंडिंग रिलेवेंट लिटरेचर, फोर्थ है सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, फिफ्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, नेक्स्ट है यूजिंग करेक्ट स्टैटिस्टिकल टूल्स, नेक्स्ट है फाइंडिंग एंड सजेशंस, प्रेजेंटिंग रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी एंड प्लेजरिज्म। अब एक से शुरू करते हैं अपन। सर्वप्रथम टॉपिक सिलेक्शन। विषय का चयन करते समय हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। एक तो हमारी उम्र ऐसी होती है कि हमको लगता है हम चांद सितारे तोड़ लाएंगे, लेकिन जब हकीकत में चांद सितारे देखने के लिए निकलते हैं तो रात में भी चांद सितारे नहीं दिख पाते, इतना व्यस्त हो जाते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। Your research topic is the foundation on which everything else rests, so it's crucial to choose it carefully.
मैं कह रहा हूं इसमें बहुत जोर दिया जाता है, और कई बार अभी कहने में मुझे बुरा भी लगता है कि इतनी थीसिस मेरे पास आई हैं, इतनी थीसिस मैंने जीवन में इवैल्यूएट की है, टॉपिक कुछ रहता है, अंदर मटेरियल कुछ और रहता है। हमने एक टॉपिक का चयन कर लिया, उससे संबंधित डेटा नहीं मिला तो अंदर कुछ का कुछ भर दिया। तो टॉपिक सिलेक्शन में बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। बाय सेलेक्टिंग अ टॉपिक दैट इज ईदर टू ब्रॉड, करेक्ट, और टू स्मॉल, दोनों केस में आप फंस जाएंगे। कभी कभी लगता है कि मुझे किस लेवल का अध्ययन करना है। बहुत सारे लोगों को कॉमर्स में मैं देखता हूं, उनका लगता है कि उन लोग एक अध्ययन करना चाहते हैं एनपीए ऑफ बैंक्स इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, इन छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्या आप एनपीए का फिगर एक राज्य के स्तर पे निकाल सकते हैं बैंक का? क्या एक जिले के स्तर पे निकाल सकते हैं? जब उनकी बैलेंस शीट ही अलग नहीं बनती। पूरा स्टेट बैंक की अगर आप बात करें तो पूरे देश के डेटा आपको मिलेंगे, तो उसमें रायपुर और छत्तीसगढ़ का डेटा कहां से निकाल लेंगे कि छत्तीसगढ़ में इतने एनपीए हुए? लेकिन वो बोलेंगे अरे सर इतना बड़ा हिंदुस्तान का टॉपिक कैसे ले ले, हमको तो ये देखना है कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। लेकिन अगर रायपुर और छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो बैंक का एनपीए नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका पूरा के पूरा स्टेट बैंक की एक बैलेंस शीट मिलेगी, 5 साल की बैलेंस शीट मिलेगी और पूरे देश की बैलेंस शीट मिलेगी। तो कभी कभी हम बहुत छोटा टॉपिक ले बैठते हैं और फंस जाते हैं कि हमको डेटा ही नहीं मिल रहा। कभी कभी इतना बड़ा टॉपिक ले बैठते हैं कि उसका डेटा लाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की प्राइमरी डेटा की बात करें और उसको हम रायपुर से बाहर निकल के छत्तीसगढ़ भी कर ले पूरा, तो प्राइमरी डेटा हम छत्तीसगढ़ के या रायपुर का ही नहीं कलेक्ट कर पाते। तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ता है कि हम प्राइमरी डेटा का काम कर रहे हैं कि सेकेंडरी डेटा का काम कर रहे हैं, हमको कितना बड़ा टॉपिक लेना चाहिए। नॉर्मली बहुत छोटा टॉपिक सेकेंडरी डेटा पे नहीं लेना चाहिए कभी भी, और वैसे ही नॉर्मली प्राइमरी डेटा का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कह रहा हूं मैं, अगर आप प्राइमरी डेटा पे काम करना चाहते हैं तो रायपुर ही बहुत है अपने आप में, और अगर आप सेकेंडरी में करना चाहते हैं तो अगर राज्य स्तरीय कोई टॉपिक है तो छत्तीसगढ़ राज्य की बात करिए, और अगर उससे बड़े की कोई बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान का लीजिए, क्योंकि आप सेकेंडरी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बैलेंस शीट्स और उनके डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर उसका कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा वाइड टॉपिक लेना पड़ेगा। छोटा टॉपिक लेंगे आप तो फंस जाएंगे। तो बाय सेलेक्टिंग अ टॉपिक दैट इज ईदर टू ब्रॉड or will take a lot of time, effort and energy to fully cover, you will not be able to complete your research. तो कभी भी फिर एक बार टॉपिक हमारा डिसाइड हो गया, उसके बाद फिर हम फंस जाते हैं, फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम डेटा कहाँ से लाएं, उसको क्या करें। अभी मैंने हाल ही में कुछ पीएचडीज इवैल्यूएट की हैं, उसमें एक टॉपिक है, समझ लीजिए कि हम मनरेगा की बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्तर की ये स्कीम है, छत्तीसगढ़ में भी लागू है, महाराष्ट्र में भी लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू है। तो हमने कंपैरेटिव स्टडी कर ली रायपुर और नागपुर की, मान लीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है मनरेगा में रायपुर और नागपुर का कंपैरेटिव एनालिसिस करने का? मुख्य उद्देश्य होता है कि स्कीम शासकीय एक ही है, नियम एक ही है, लेकिन 2 राज्यों में उसका क्रियान्वयन अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से। इसीलिए 2 राज्यों का, अब लोग कंपैरिजन ऊपर टाइटल तो लिख लेते हैं, लेकिन आधे में वो फाइंडिंग्स रायपुर की दे देते हैं, आधे में फाइंडिंग्स नागपुर की दे देते हैं। दोनों का कंपैरिजन तो कहीं हो ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है कि मेरा टॉपिक है क्या, मैंने सेलेक्ट क्या किया है, बहुत बारीकी से उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब टॉपिक सेलेक्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखने की चीजें हैं? डिसाइड ऑन अ मैनेजेबल सब्जेक्ट। ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसको मैनेज कर सके। पहले लोगों से बात करने से उसके पहले बहुत अध्ययन कर लीजिए। इट शुड बी अ मैनेजेबल टॉपिक। जितना मैं, हर एक व्यक्ति की भी सीमाएं होती हैं। देखिए, महिलाओं की अलग सीमाएं हैं, पुरुषों की अलग सीमाएं हैं। कुछ लोग घरों से बाहर निकल के प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड ऑन अ मैनेजेबल सब्जेक्ट, देन फाइंड अ फील्ड इन विच यू कैन हैव एन इम्पैक्ट। एक ऐसा, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि एक ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन करिए जिसमें कोई आपका इम्पैक्ट हो सके, जिसमें आप बता सके, जिसमें आपको लगे कि मैं इसके ऊपर कुछ नया निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। और फिर सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने आसपास के परिवेश में देखें कि जिस टॉपिक को हम लेना चाह रहे हैं उसमें जो हम डेटा कलेक्शन करने जाएंगे तो मुझे कहाँ से मदद मिलेगी, मेरा कहीं कोई परिचय है कि नहीं है, कोई मेरे को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा,
मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। टॉपिक मैंने चुन लिया और उसके बाद ढूंढने की कोशिश की कि अब इसका डेटा कहां से मिलेगा, और 6 महीने बाद आके अपने सुपरवाइजर को बोला सर इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं, अब इसमें कुछ नहीं मिलता, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं मिलता, तो सुपरवाइजर भी क्या करेगा। तो ट्राई एंड फाइंड आउट विच एरियाज यू कैन कवर, रीड एवरीथिंग यू कैन ऑन द टॉपिक। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर को बहुत आसान तरीके से ले लेते हैं। बहुत अध्ययन करना चाहिए टॉपिक सिलेक्शन के पहले, अलग अलग एंगल से जो भी आपको टॉपिक पसंद आ रहा है उसके ऊपर जितने पुराने लेख हैं उनको पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक पे कुछ कर सकते हैं, कुछ डेटा मिल सकता है। हमारे साथ उल्टा होता है, हम पहले टॉपिक तय कर लेते फिर उसके बारे में पढ़ने जाते हैं, फिर पता चलता है ये तो मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बहुत अहम रोल होता है। मेक श्योर दैट द टॉपिक होल्ड योर इंटरेस्ट। पीएचडी करना है सिर्फ इसलिए कर रहे हैं नहीं, उसमें आनंद आना चाहिए मुझे कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये मेरे इंटरेस्ट का काम है। एलआईसी है, बैंकिंग है, शासकीय स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, रूरल स्कीम्स है, अर्बन स्कीम है, जिसमें मुझे आनंद आए काम करने में, वो टॉपिक लीजिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मजबूरी है मेरी, मुझे करना है तो बस अब ले लिया टॉपिक, धीरे धीरे मैडम की भी जान खाई, सर की भी जान खाई, अभी बता दो सर हमसे तो हो ही नहीं रहा। तो अगर आपका उसमें दिलचस्पी नहीं है तो ऐसे टॉपिक पे आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे, कितना भी हम कोशिश करें आप सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा है समय प्रबंधन। अधिकतर देखा ये गया है, हमारी सीनियर मैडम भी है, वो भी ये महसूस करती होंगी कि जब बच्चा नया होता है हम लोगों से जुड़ता है, अरे मैडम आप बोलिए तो सही, मैं अब भी ये डेटा ले आऊंगा, मैडम मैं तो यहाँ भोपाल भी चला जाऊंगा, इंदौर भी, रायपुर भी चला जाऊंगा। और जैसे ही टॉपिक फाइनल होता है उसके पास समय ही नहीं रहता बेचारे के पास। कभी उसकी बीवी बीमार, कभी पति बीमार, कभी माता पिता बीमार, कभी कॉलेज का लोड, दुनिया के जितने बहाने उसके पास सारे रहते हैं। तो ये समय प्रबंधन पीएचडी में बहुत आवश्यक है। जैसे कल मेरे को परीक्षा देनी है, आज रात भर मुझे पढ़ना है, अनिवार्य हो जाता है क्योंकि पीएचडी में कल सवेरे परीक्षा नहीं देनी, इसलिए कल कर लेंगे, और कल कभी आता ही नहीं है। तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज फार द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट रिसर्चर्स एनकाउंटर। रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद पहले 6 महीने तक, शायद मैडम मेरे से सहमत होंगी, पहले 6 महीने तक तो बच्चा दर्शन ही नहीं देता। फिर हो गया, उसके बाद 6 महीने बाद आएंगे, पूछेंगे क्या कर रहे हो, सर वो मैडम वो बस डाटा इकट्ठा कर रहे, मैडम वो पढ़ रहे थे, मैडम वो ये। फिर पूछो क्या किया, बोले इंट्रोडक्शन लिख लिया बेटा इंट्रोडक्शन, तो 5 पन्ने लिखे हुए नहीं मिलेंगे उसके पास, और वो भी कंप्यूटर एज में। हम लोग ने तो हाथ से लिखी है पूरी पूरी पीएचडी, आप लोगों के कंप्यूटर एज में भी 6 महीने तक कुछ भी नहीं करते आप लोग। ये ऐसा साधारणतः मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं रिसर्च सेंटर भी चलाता हूं, मेरे पास 50-50 बच्चे हर साल आते हैं। बच्चे पहले 6 महीने तो दर्शन नहीं दो। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपने रिसर्च शुरू की है, नियमित रूप से आपको 1-2 घंटे प्रतिदिन अगर आप रिसर्च में देंगे तो निश्चित मानिए कि आप 24 महीने का जो आपको मिनिमम टाइम दिया जाता है उसके अंदर आपकी पीएचडी अनिवार्य रूप से हो जाएगी। हाउ टू एडजस्ट योर शेड्यूल इन ऑर्डर टू कंप्लीट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा हम लोगों की नियमित रूप से सवेरे उठना, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट लेना, महाविद्यालय जाना, पढ़ाना, घर आना, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, घूमना, टीवी देखना, गाने सुनना, घूमना और फिर सो जाना, ये सारी गतिविधियां हम नियमित रूप से करते हैं। उसमें 2 घंटे हमारी रिसर्च के कहा, ये मुझे नहीं मिलता। नियमित रूप से करिए आप। नहीं हो तो रात को 11 से 1 पढ़ूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 11 से 1 पीएचडी करूंगा, मुझे कोई परेशान ना करे। दिन भर की जो गतिविधियां आप करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें, लेकिन उसी में नियमित रूप से प्रतिदिन 2 घंटे अगर आपने शोध के लिए निकाल लीजिए तो मान लीजिए कि आपका शोध बहुत अच्छा और बहुत समय से हो जाएगा। प्लान योर टाइम वेल इन एडवांस, जो मैंने कहा, मेक श्योर यू आर डिवोटिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने कहा ना 2 घंटे प्रतिदिन, बस आप घड़ी लेके बैठिए, 9 बजे बैठिए, 11 बज गए, आपका आधा भाग किया, आपको आधा भाग के छोड़ दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं, कल कर लेंगे, नहीं देखी जाएगी। आज मेरा 9 से 11 टाइम है, कल 9 से 11। अगर नियमित रूप से हम एक समय तय कर ले तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कभी एकाध दिन ऐसा भी हो सकता है मैं अस्वस्थ हो गया हूं, कभी एकाध दिन ऐसा भी हो सकता है मुझे किसी की शादी विवाह पे जाना पड़ गया, मैं मना नहीं कर सकता कि मैं 9 से 11 कर रहा हूं, तो शादी का समय 9 से 11 ही है तो मेरे को जाना
अभी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हर 15 दिन महीने में रिव्यू योर प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कितना काम कर लिया मैंने, उसमें से कितने दिन में 9 से 11 जो मुझे बैठना था मैं नहीं बैठा हूं, उसको मुझे कैसे एडजस्ट करना है। रिव्यू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स, then think very seriously what are the causes, what are the reasons। क्योंकि अगर मैं समय से नहीं कर रहा हूं, एक बार उससे मैं हटा दिमाग से, तो कल मैं क्या लिख रहा था, परसों मैंने क्या डेटा में था, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, एक बार वो उतरा आपके दिमाग से, तो पुनः शून्य से शुरू करना पड़ता है शोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखिए। टेनिस फाइंडिंग रेलिवेंट लिटरेचर, प्रासंगिक साहित्य ढूंढना। जो मैंने कहा कि अधिकतर थीसिस में मैंने देखा आज तक का, मैंने बहुत थीसिस इवैल्यूएट किए हैं, कहना नहीं चाहिए, मैंने रायपुर की भी 5 थीसिस इवैल्यूएट की है, नागपुर की भी की है। ये रेलेवेंट लिटरेचर का जब हम बात करते हैं, तो कुछ लोगों की थीसिस में केवल पन्ने बढ़ाने का काम करता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जबकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो बैकबोन है किसी थीसिस का। ये कहानी नहीं है। हमारे पहले के शोधार्थियों ने क्या क्या शोध किया है, इसकी जानकारी लेना, इसे पढ़ना और इसे प्रेजेंट करना। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि पुराने शोधार्थियों के 2-2 पैराग्राफ उतार देते हैं। उतारना बिल्कुल नहीं है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, क्योंकि प्लेजरिज्म में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 100% प्लेजरिज्म आ जाएगा। उसको उतारना नहीं है, उसको बार बार पढ़ना है कि उसने क्या शोध किया है, उसका क्या मतलब था इस शोध को करने के लिए, उसने कौन सा डेटा कलेक्ट किया, उसने ऐसा क्यों किया। उसको बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, और बहुत बार पढ़ने के बाद एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन अपना निकालिए और उसको लिखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। जो उसने लिखा है उसको उतार के लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिख देते हैं, जो गलत है। मेरे पूर्व शोधार्थी ने इस विषय पर यह लिखा, उसने पाया कि बैंक में ऐसा ऐसा था, उसने पाया कि इतने बैंक ही, उसने पाया नहीं भाई, उसने जो भी पाया उसका आपको अध्ययन करना है, एंड देन make a critical evaluation on the material. That is why it is called literature review. It is not a literature report. आपको रिपोर्ट नहीं करना, उसको लिखना नहीं, इट इज अ रिव्यू। आप उसको पढ़िए, ठीक है, और बार बार पढ़ने के बाद उससे समझने का प्रयास करें कि आखिर उसने क्या शोध किया है और उससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है और आगे मुझे कैसा करना चाहिए। The literature review section provides in-depth analysis of source identifying and challenges your own researching। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ते 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 आपको ये पता चलेगा कि किन किन शोधार्थियों ने, एक जैसे मैंने कहा था मनरेगा ही है, कितने शोधार्थियों ने मनरेगा पे काम किया होगा आपको अंदाज नहीं है। हर शोधार्थी ने कुछ ना कुछ 1-2 तो नए पॉइंट निकाल के दिए होंगे, और वो 1-2 नए पॉइंट ही अगर आपने पकड़ लिए, उसको बार बार उसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर ली, तो मैं समझता हूं आपका शोध एकदम आसान हो जाएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे मैंने कहा बैकबोन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What are the normal tips? Point out overall trends in what has been published about the topic or conflicts in the theory। इसके बाद जो मैंने पॉइंट दिया है, that is more important, write gaps in research। एक किसी भी टॉपिक के ऊपर एक एंगल से रिसर्च की जा सकती है। अभी किसी ने मुझे बोला कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर फॉर ऑनलाइन गुड्स, इसके ऊपर कॉमर्स वालों ने पता नहीं कितनी थीसिस कर डाली होंगी। ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, अभी कल से फिर सेल लग रही है, फिर उसी पे ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर का अध्ययन करना किसी मायने का, किसी काम का अब नहीं रह गया। ऑनलाइन बाइंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली, बहुत बढ़िया एक टॉपिक बन सकता है। हम ऑनलाइन के चक्कर में कुछ भी खरीद लेते हैं, ईएमआई पे खरीद लेते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटस जो है हमारा, जो हमारी टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो तहस नहस हो जाती है। क्योंकि जेब से पैसा, अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ी है, तो उसमें एक टाइप ऑफ कॉस्ट आती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कि जब हम कोई निर्णय ले रहे हैं उसी समय जब हमको जेब से 500 रुपए निकाल के देने पड़े और हमारी जेब में 400 हो, तो हम रुक जाते हैं। और उसी जगह मुझे ऑनलाइन पेमेंट है तो अपना मोबाइल चलाया, चलो ईएमआई में दे देंगे, पता चला देने तो 500 पड़ ही गए, जो अवॉइड कर सकते थे वो भी खरीद लिया। इसीलिए व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन बाइंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फैमिलीज। तो आपने ऑनलाइन के ऊपर जब इतने रिसर्च रिव्यू लिटरेचर करेंगे,
तब जाके आपको पता चलेगा आखिर गैप है कहाँ, कौन सी चीज नहीं, कौन से एंगल से अध्ययन नहीं किया गया है, उस एंगल से आपको अध्ययन करना है। इसीलिए रिसर्च गैप ढूंढना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग भी जब वाइवा भी लेते हैं तो यही पूछते हैं कि आपने इस टॉपिक को क्यों चुना, तो बच्चा घुमा घुमा के कुछ भी जवाब देता रहता है। इस टॉपिक को हमने इसलिए चुना कि इसके ऊपर हमने बहुत अध्ययन किया, उसके बाद पाया कि ये एंगल से इसके ऊपर अध्ययन नहीं था, इसीलिए मैं इसको अध्ययन करने जा रहा हूं। तो रिसर्च गैप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, आपने इस टॉपिक को क्यों चुना। कोई भी बाहर का एक्सटर्नल आएगा जिन्होंने पीएचडी वाइवा दे भी दिया है, उनको भी याद आ रहा होगा, हाँ पूछा तो था ये टॉपिक आपने क्यों लिया। तो जब ये टॉपिक क्यों लिया तो मालूम होना चाहिए सर वो ऐसा था, सर ऐसा था, घुमाते रहते। ये था सर मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पढ़ लीजिए, 15 लोगों ने इसके ऊपर ये अध्ययन किया था, इसका मैंने क्रिटिकल एनालिसिस किया और मुझे लगा कि ये गैप है, इसके ऊपर इस एंगल से अध्ययन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसका चयन किया। बिल्कुल सिंपल उत्तर होता है इसका। तो रिसर्च गैप ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है। समराइज योर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिग्निफिकेंट स्टडीज एंड आर्टिकल्स। तो जितने भी आपने आर्टिकल्स, थीसिस, बुक्स पढ़ी है उनको समराइज करिए, क्रिटिकल एनालिसिस करिए एंड देन राइट द रिव्यू लिटरेचर। मैं थोड़ा सा फास्टर इसलिए भी चलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके 3 टॉपिक पे मेरे 1.5 घंटे के खुद के अलग लेक्चर हैं। केवल प्लेजरिज्म और बिब्लियोग्राफी के ऊपर मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर नागपुर यूनिवर्सिटी में दिया अभी। ये तो पूरा ही मैंने टॉपिक ले लिया, बहुत वाइड है। खैर, इसके बाद एक बार मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसको अलग अलग एंगल से संबंधित जितना लिटरेचर अवेलेबल मेरे पास हो सका उसका पूरा रिव्यू किया मैंने। फिर गैप निकाला कि क्या गैप है, उस गैप के ऊपर अब मुझे आगे अध्ययन करना है। इसीलिए अब समय आ गया है कि मेरे टॉपिक के क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या मेरे को पढ़ना है, क्या मुझे निकालना है। तो यहाँ पे आता है कि मेरे टॉपिक के व्हाट आर माय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है मेरे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब व्हाट योर रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। आप करना क्या चाहते हैं। बैंक की कार्य प्रणाली का अध्ययन मेरा उद्देश्य है, बैंक में किए हुए घपलों की जानकारी का पता लगाना मेरा उद्देश्य है, बैंक के जो कर्मचारी है उनकी कार्य क्षमता का पता लगाना मेरा उद्देश्य हो सकता है। तो आपके उद्देश्य क्या हैं, बहुत स्पष्ट होने चाहिए कि आपके उद्देश्य क्या है। और ये याद रखिए, उद्देश्य केवल लिखने के लिए उद्देश्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि उद्देश्य जो आपके होते हैं उसका अध्ययन आपके थीसिस में दिखना चाहिए और इसीलिए सीमित उद्देश्य होने चाहिए। मैं कई थीसिस देखता हूं उसके उद्देश्य ही 30-32 उद्देश्य, ऐसा लगता है कि 30-32 उद्देश्य में से तो 30-32 पीएचडी हो जाएं। 3, 4, 5, 6 उद्देश्य बहुत होती है। मुख्य उद्देश्य अगर आपने 5-6 भी ले लिए तो उनकी परिकल्पनाएं बनाने में और उनका अध्ययन करने में और उद्देश्य पूर्ति करने में ही आपके 300 पन्ने लग जाएंगे। लोगों के 30-30, 32-32 उद्देश्य होते हैं, 30-30, 32-32। एक अभी थीसिस मैंने जांची है 26 परिकल्पनाएं। मैंने कहा 26 परिकल्पनाएं, मैंने तो जीवन में 26 परिकल्पनाओं पे 26 थीसिस जांच दी होगी। एक ही थीसिस की 26 परिकल्पनाओं, आप उनको सिद्ध कैसे कर सकते हो, संभव ही नहीं है। तो ठीक है, वो समस्याएं हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट योर रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव एंड एक्सप्लेन व्हाई आर यू परसुइंग इट। आप क्यों कर रहे हैं, आपका ये उद्देश्य क्यों है, आप ये क्यों जानना चाह रहे हैं। It summarizes the approach and purpose of your project. Identifying your research objectives is crucial to conducting a successful research project. Now, tips, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने एक नया नाम दिया है। The tips for your objectives should be smart. That is, first, it should be specific. आपके उद्देश्य बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। घुमा घुमा के इधर उधर से कुछ भी बोलेंगे आप, उसकी पूर्ति उस उद्देश्य की कभी हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि हम पूछेंगे कि आपने ये उद्देश्य लिया था, आपकी थीसिस में ये उद्देश्य है, इसके बारे में कहां पूर्ति हो पाई, बता दीजिए 200 पन्ने में। नहीं सर वो तो ऐसा था ना, अरे अब ऐसा था। इट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल। उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में माप तो किया जा सके। जब आपने उद्देश्य है आपका कि ये पता लगाना कि वहां के कार्यालयीन स्टाफ की कार्य क्षमता क्या है, इसका पता लगाना आपका उद्देश्य था, तो आपने क्या किया, कैसे माप किया उसका कि बैंक के कर्मचारियों की क्षमता या पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई माप किया आपने। अगर माप नहीं है या माप नहीं हो सकता तो फिर ये उद्देश्य ही किसी काम का नहीं है। अगर आपने उद्देश्य लिया है तो कोई ना कोई मापन विधि होनी चाहिए, किसी ना किसी रूप में वो मेजरेबल होना चाहिए।
इट शुड बी अटेनेबल। हवा में बात मत करिए। जो भी उद्देश्य है आपका, जो आप उद्देश्य लेके चल रहे हैं, वो उद्देश्य अटेनेबल, इट शुड बी रीचेबल, करेक्ट, देन इट शुड बी रियलिस्टिक। आगे चल के इसकी बातें करूंगा मैं, क्योंकि रियलिस्टिक का मतलब ये है कि उद्देश्य जो है सही मायने में वो उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य कुछ होता है, अध्ययन कुछ होता है, फाइंडिंग कुछ होती है, सजेशन कुछ और होते हैं, और चारों का अगर मैं बैठ के मिलान कर लूं तो पता चलता है टॉपिक से कोई भी रेलेवेंट नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग समाज में पता चली, आगे बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग लिखते हैं, और जो सजेशन हमको समाज से मिले वो लिख लिए, और डेटा उससे संबंधित कहीं है ही नहीं। तो दे शुड बी रियलिस्टिक एंड दे शुड बी टाइम बाउंड। उतने समय के अंदर आपके उद्देश्य को आप पूर्ण कर सकें। टाइम बाउंड, ऐसे उद्देश्य बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, विराट कोहली कैसा खेल रहा है, ये अटेनेबल नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे उद्देश्य ना बना लीजिए जो आपके उसमें लिमिट में ना हो। इसके बाद आता परिकल्पना की तैयारी करना, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस लिखना ही अपने आप में एक कला है। थीसिस में मैं देखता हूं कि हाइपोथेसिस लिखी है, कि ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, कि स्टेटमेंट लिखे हैं, उसके अंतर ही नहीं मालूम लोगों को। बैंक के एनपीए के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये उद्देश्य है या परिकल्पना है? लोग बोलते हैं बैंक के एनपीए की जानकारी प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है, और परिकल्पना ये है कि बैंक में साधारणतः एनपीए नहीं होते हैं, परंतु कभी कभी हो जाते हैं। अरे ये कोई परिकल्पना है क्या? परिकल्पना होती क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस इज यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन two or more than two variables, करेक्ट? कोई दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप निकालना ही हाइपोथेसिस होती है। इसीलिए हाइपोथेसिस भी दो प्रकार की होती है, नल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना दो होती है। शून्य परिकल्पना हमेशा नेगेटिव होती है और बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट होती है, बैंक में एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं या नहीं है, ये आपका डेटा बोलेगा। सामान्यतः बढ़ते हैं परंतु नहीं होते हैं, ये परिकल्पना नहीं होती। परिकल्पना, कल्पना क्या, इसको किसको कह रहे हैं? मैं मान के चल रहा हूं कि बैंक से ज्यादा ईमानदार कोई और संस्था नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं, खत्म हो गई बात। ये मेरी मान्यता, परिकल्पना है। अब मेरा डेटा बताएगा कि वो सही है या नहीं। मैंने एक टॉपिक लिया था कि पोस्ट ऑफिस का अब कोई उपयोग नहीं रह गया, पोस्ट ऑफिस बंद कर देने चाहिए, एक तरीके से मैंने ये माना था। तो मैंने लिखा था कि आज के परिस्थितियों में पोस्ट ऑफिस का कार्य उपयोगी नहीं है, या पोस्ट ऑफिस उपयोगी नहीं है। उसका अध्ययन किया मैंने। मुझे यहां बैठे कुर्सी पे लगता था कि पोस्ट ऑफिस किसी काम के नहीं रह गए, सब कोरियर वालों ने ले लिया बिजनेस। जब मैं अध्ययन करते करते मेरा फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि बिना पोस्ट ऑफिस के तो सर्वाइवल ही नहीं है। तो मेरी तो हाइपोथेसिस, परिकल्पना जो थी वो रिजेक्ट हो गई। कोई दिक्कत नहीं, मैं मान के चल रहा था कि पोस्ट ऑफिस अनुपयोगी हो चुके हैं, लेकिन अध्ययन करने के बाद ये अध्ययन निकला कि नहीं, पोस्ट ऑफिस अभी भी उपयोगी है। तो हमारी जो परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना जिसको कहते हैं, वो नेगेटिव होती है। भारत में मिल्क, सरकारी मिल्क स्कीम्स अब अनुपयोगी हो गई हैं, ना ले लीजिए। तो परिकल्पना जो आपकी है वो एक विचार है, आपने जो अध्ययन किया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, उसके बेस पे मुझे ऐसा लगता है नहीं है वो आपका डेटा। ये एक तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ कॉमर्स में ये है कि हमने अगर परिकल्पना ले ली कि मनरेगा अब उपयोगी नहीं है, हम कोशिश करेंगे प्रूव करने की कि वो उपयोगी नहीं है। या अगर हमने ले लिया कि मनरेगा के मैंने गुजारा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे हमारा डेटा कि वो है। अरे परिकल्पना है भाई, वो सिद्ध होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है, तुम्हारा डेटा बोल रहा है, आप उसमें घबराते क्यों हैं? तो हाइपोथेसिस आर नीडेड इन रिसर्च टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ व्हाट। इसमें देखिए अब आप टिप्स पे आ जाते हैं सीधे। The hypothesis should be written as anti statements. मैंने पहले ही क्या कहा आपसे, एंटी स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है? शून्य परिकल्पना जो है दैट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। ओके, आपने कभी वाद विवाद और परिकल्पना का अंतर जानने की कोशिश की है?
वाद विवाद का टॉपिक कैसे बनता है, कभी किसी को अंदाज हो, हम लोग ने भी वाद विवाद बहुत किए, लेकिन लोगों ने उसका कभी अध्ययन ही नहीं किया। कैसे बनते हैं वाद विवाद का टॉपिक, कोई बता सकता है एक आध व्यक्ति मुझे? सदन की राय में बिना रायपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ना सबसे अच्छा है। वाद विवाद का टॉपिक हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर उसको प्रोज और कॉन्स बोला जाता है। वैसे ही परिकल्पना हमेशा नेगेटिव होती है और उसके बाद उसका प्रोज और कॉन्स होता है, ये अंतर है। तो परिकल्पना की जब हम बात करते हैं, हाइपोथेसिस की जब बात करते हैं, तो पहली शून्य हाइपोथेसिस जो होती है, दैट इज एन एंटी स्टेटमेंट। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड बी आइडेंटिफाइड। जो परिकल्पना हम ले रहे हैं उसके दो पहलू होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके बारे में बहुत क्लियर हमें जानकारी पहले से ही होना चाहिए, तब हम परिकल्पना लें। एंड थर्ड इज द हाइपोथेसिस नीड टू बी वेरीफाइबल। जस्टिफाइबल, वेरीफाइबल, कैलकुलेबल, मेजरेबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो मेजरेबल नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, तो हम हाइपोथेसिस का कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे। Then comes डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के आते आते रिसर्चर बेचारा आए दिन ये बोलता है इसका तो डेटा ही नहीं मिलता, इसका डेटा कहां से लाऊं, क्वेश्चनेयर कैसे बनाऊं, इंटरव्यू कैसे लूं, शेड्यूलिंग कैसे करूं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल साइज। आए दिन एक्सटर्नल ये पूछता है, ये आपने सैंपल साइज कैसे सेलेक्ट किया, आपका यूनिवर्स साइज क्या था। आप 5 लाख लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और 50 लोगों के सैंपल से आप 5 लाख, ये केवल चावल के लिए सही है कि एक दाना चावल देख के सब बता देते हैं, रिसर्च में ये सही नहीं है। तो सैंपल साइज का सिलेक्शन करना, डेटा कहां से लेना, डेटा का प्राइमरी सोर्स होगा या सेकेंडरी सोर्स होगा। जब हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं तो सिर्फ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर को ही क्यों लेते हैं, ई कंपनी से क्यों नहीं चर्चा करते। जब हम बैंकिंग की वर्किंग के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ कस्टमर से क्यों बात करते हैं, बैंक के ऑफिसर से क्यों नहीं करते। तो डेटा कलेक्शन, डेटा आएगा तो ही सही निष्कर्ष पहुंचेंगे, बायस्ड डेटा आएगा तो बायस्ड निष्कर्ष पहुंचेंगे आप। क्योंकि अगर घुन लगा हुआ गेहूं है तो कितना भी अच्छा पिसा ले, आटा घुन लगा ही हुआ निकलने वाला है। तो डेटा कलेक्ट करते समय हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, किस सोर्स से कलेक्ट करना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं यहाँ आपको लगेगा ऐसा भी होता है क्या। एक थीसिस मेरे पास आई महिला उद्यमियों पर, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उसके निष्कर्ष निकाले गए कि महिलाएं फ्री हैं, घर से काम कर सकती हैं, उनको घर से बाहर निकलने की फ्रीडम है, महिलाएं वित्तीय रूप से सक्षम है, महिलाएं औद्योगिक रूप से सक्षम है, वो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उन्हें किसी प्रकार का घर से कोई दबाव नहीं है। ये फाइंडिंग्स थी। और सजेशन थे कि महिलाओं को घर से निकलने की छूट नहीं मिलती, महिलाओं के पास पैसे बहुत कम रहते हैं। तो मैंने कहा आप खुद ही बोल रहे हैं कि महिलाओं को छूट भी है, महिलाएं अध्ययनरत भी हैं, महिलाएं उद्योगपति भी हैं, महिलाओं को सब, और आप सुझाव भी हुई नहीं सर, लेकिन साधारण तो ऐसा ही होता है ना। अरे हमारी थीसिस कुछ, तो मैंने उनसे पूछा आपने डाटा कहां से लिया, क्या आप ये बता रहे हैं कि आपके फाइंडिंग्स हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं के पास वित्त भी है, महिलाओं के पास उद्योगों की जानकारी। तो बोले सर हम जो महिला उद्यमियों का एक क्लब है वहां से डेटा लिया है। तो आपने डेटा कहां से लाए, जो ऑलरेडी उद्यमी हैं। अब आप मॉल के बारे में लोग अध्ययन करते हैं और मॉल के अंदर खड़े हुए ग्राहकों से पूछते हैं आप मॉल आते हैं कि नहीं, अरे वो तो मॉल के अंदर ही खड़े हैं भाई। आप गांव में जाके पूछिए ना तो उसको मॉल की स्पेलिंग में नहीं आती होगी। अगर आप डेटा ही मॉल से इकट्ठा कर रहे हैं तो जो आपने रॉ डेटा इकट्ठा किया है, जो भी आप अध्ययन करेंगे, जो भी निष्कर्ष निकालेंगे, वो तो वही निकालेंगे कि 90% लोग मॉल में जाते हैं, 90% लोग मॉल से खरीदते हैं, 90% लोग कहते हैं कि मॉल में सस्ता मिलता है। अरे जब आप मॉल के अंदर वालों से ही पूछ रहे हैं, बाहर वालों से जानकारी ही नहीं ली आपने, तो कहां से आपके निष्कर्ष सही निकलेंगे। तो अनदर इशू इज मोस्ट रिसर्चर्स face difficulty in finding applicable data to help their contentions. You need to decide the type of data according to the topic. When you have completed your study, the final challenge is knowing how to make sense. आपने डेटा कलेक्ट भी कर लिया तो कई बार तो ये होता है कि उस डेटा का करूं क्या मैं अब,
कर तो लाया मैडम, ये आपने 20 क्वेश्चन बोले थे, हमने 20 क्वेश्चन के ऊपर डेटा इकट्ठा कर लिया, इसका क्या करें, इसकी एनालिसिस कैसे करें। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि क्वेश्चनियर बना के जब आप भेजते हैं तो उसमें डेमोग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत सारे डाल देते हैं जिनका कोई उपयोग कॉमर्स में नहीं है। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आप शादीशुदा है कि नहीं, आपके बच्चे कितने हैं, आप रहते कहाँ, इससे क्या लेने देना, ये हमारे कहीं काम आने वाला है क्या। जो चीजें काम नहीं आने वाली उससे आपने 5, 7, 10 क्वेश्चन भर दिए और सामने वाला उसका उत्तर देने में घबराता है कि ये मेरी पारिवारिक जानकारी मांग रहा है। तो जो मुझे चाहिए नहीं वो मैंने एकत्रित कर ली, फिर आप पूछ रहे कि सर इसका करें क्या, तो क्या कर सकते हैं। तो जानकारी ऐसी एकत्रित करिए, डेटा ऐसा इकट्ठा करिए जिसका कोई उपयोग हो। टिप्स टू डील विद द डेटा, डिसाइड द टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी चाहिए कि सेकेंडरी चाहिए, प्लान द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव चाहिए कि क्वांटिटेटिव चाहिए। अगर आप बिहेवियर की बात कर रही हैं तो आपको क्वालिटेटिव डेटा चाहिए जिसको आप क्वांटिफाई करना पड़ेगा बाद में चल के। तो अपन कहते हैं लिकर्ट स्केल पे 1 से 5 तक का स्वभाव कैसा है। अब स्वभाव काय पे आप मेजर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा गुड, वेरी गुड, जो अपन करते हैं लिकर्ट स्केल में। तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, यूज स्टैंडर्डाइज्ड कलेक्शन डेटा टूल्स, शेड्यूल बनाना है, क्वेश्चनर बनाना है, इंटरव्यू लेना है, सेकेंडरी डेटा कहां से लेना है, कौन सा ऑथेंटिक डेटा है, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स उपयोग करिए। यूज द राइट डेटा विजुअलाइजेशन टाइप्स, जैसे ग्राफ है, टेबल्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, कहां देना है, कैसे देना है, कितना देना है, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। Then comes choosing correct statistical tools। जब हमने डेटा कलेक्शन कर लिया तो उसके बाद 3 मुख्य बातें आती है, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड देन फाइनली एनालिसिस। एनालिसिस करते समय आजकल मैंने देखा है लोगों को एक नया स्टैटिस्टिकल टूल लगाने की आदत पड़ गई, जिससे पूछो क्या किया सर, टी टेस्ट कर लिया, सर जेड टेस्ट कर लिया, सर एनोवा क्यों किया भाई, आपके पास सेकेंडरी डेटा है तो सेकेंडरी डेटा पे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट कब से होने लग गए, अपने को पता ही नहीं है, सब करते हैं तो अपन ने भी करवा लिया, अपने को आया नहीं तो किसी से करवा लिया। तो फाइंड आउट द राइट स्टैटिस्टिकल टूल्स which justify your data and which justifies your topic। कोई भी डेटा नहीं हो तो बहुत सारे लोग तो पैसा दे के SPSS लगा लेते हैं, उनसे हम इंटरव्यू में पूछते हैं बेटा ये SPSS का फुल फॉर्म क्या है, तो वही नहीं मालूम, लेकिन SPSS लगा डाला। बिलीव मी, इतनी शर्मिंदगी होती है कि ओपन वाइवा चल रहा है और उसको SPSS मालूम नहीं है, उसने SPSS लगा डाला है। तो कुछ भी, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का आप चयन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के लिए किस किस चीज के ध्यान रखना है। सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 3 थिंग्स। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, क्या उद्देश्य है मेरा स्टडी का, क्या निकालना चाह रहा हूं, मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा यूज्ड एंड नेचर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, पेड अनपेड। करेक्ट, जो स्टैटिस्टिक्स वाले वही समझ पाएंगे, अन्यथा इसके ऊपर ज्यादा बोलने का नहीं है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। Then comes findings and results। Believe me, कहने में बुरा लग रहा है मुझे, हमारा टॉपिक कुछ होता है, अंदर अध्ययन कुछ और होता है, और फाइंडिंग्स पढ़ो तो ऐसा लगता है कि बाजार में घूमते घूमते किसी ने बोला अरे यार ऐसा नहीं होता, अपन ने वो भी लिख लिया, दूसरे से पूछा ऐसा नहीं होता, वो भी लिख लिया। जब हम उनसे पूछते हैं ये आपके फाइंडिंग्स हैं, ये आपके अध्ययन में कहाँ हैं, बोले सर वो इंटरव्यू में पता है। जब आपने इंटरव्यू पता तो कहीं तो लिखते आप, कोई तो उसका उपयोग करते आप। फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी थीसिस का परिकल्पना, निष्कर्ष और सुझाव, 3 चीजें आपकी मुख्य होती हैं, बाकी तो कहानी लिखते हैं आप। अगर इन 3 चीजों को पढ़ लिया जाए तो पता चल जाता है कि आपको वाकई शोध आता है या नहीं। नाउ द फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स डिस्क्राइब व्हाट रिसर्चर्स हैव फाउंड एंड एनालाइज्ड। नॉर्मली फाइंडिंग्स में मैंने देखा है लोग कहानी लिखते हैं। साधारण बैंक पे ये पाया जाता है कि बैंक के लोग समय पे नहीं आते, समय पे नहीं जाते हैं, वो उनसे अगर कोई कार्य पूछा जाए तो ऐसा कार्य में वो बताते हैं बैंकों का कार्य प्रणाली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लिख दिया आपने, हमने पूछा कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, सर सब बोलते हैं। अरे आपका डेटा कहीं बोल रहा है क्या, सब बोलते हैं से नहीं होता। आपका डेटा तो आपको लिखना पड़ेगा पेज नंबर 53 पे, पेज नंबर 57 पे। ये डेटा है जिसमें से 87% ने ये बोला, 82% ने ऐसा बोला,
इसके कारण से मेरा निष्कर्ष ये निकला कि बैंक की कार्यप्रणाली ऐसी है। तो आप जो भी सजेशन दे रहे हैं सीमित आपकी फाइंडिंग्स होंगी, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया है, इसीलिए आपकी फाइंडिंग्स जो है वो बहुत सीमित होंगी। अननेसेसरली 10 पन्ने की फाइंडिंग लिखनी है कि चक्कर में कुछ भी लिखें, ये गलत है। आप केवल 10 फाइंडिंग दीजिए ना, आपका डेटा 10 से संबंधित है, आप 10 फाइंडिंग दीजिए। एक एक फाइंडिंग आपकी जो है, एक एक निष्कर्ष जो है वो प्रमाणित होना चाहिए। अगर प्रमाणित या प्रमाणिक नहीं है तो वो निष्कर्ष किसी काम का नहीं है। इसीलिए आपको हर निष्कर्ष के साथ देना चाहिए कि ये निष्कर्ष पे हम कैसे पहुंचे। इस निष्कर्ष पे हम ऐसे पहुंचे कि हमारे ग्राफ टेबल जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उनके अध्ययन करने के उपरांत इस टेबल से ये पाया गया है कि ये निष्कर्ष निकल रहा है। अन्यथा सिर्फ हवा में निष्कर्ष निकालना गलत है, प्रमाणिक बिल्कुल नहीं है। तो आप 10 ही लिखिए, आप लिखिए टेबल क्रमांक ये, ग्राफ क्रमांक ये, क्वेश्चनर के क्वेश्चंस क्रमांक ये, से ये पाया गया है कि ये पहला मेरा निष्कर्ष है। तो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू यूज द डेटा कलेक्टेड टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस। जो आपके उद्देश्य थे, पहली बात उनको ध्यान रखिए, जो आपकी परिकल्पनाएं थी उनको ध्यान रखिए, उनको लिंक करके जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो आपके निष्कर्ष होना चाहिए। यहां पे आकर अगर हम सही मायने में एक थीसिस पढ़ लें तो हम 4 पन्ने ही पढ़ते हैं, उसके उद्देश्य क्या थे आपके और निष्कर्ष क्या निकले, उसमें बिल्कुल 2 विपरीत दिशाओं में जाते दिखेंगे आप। आपका उद्देश्य कुछ था, निष्कर्ष कुछ निकाल रहे हैं आप। जो आपका उद्देश्य था उसका अध्ययन किया, आपकी उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई शोध करने में। तो यही देखा जाता है कि जो आपके निष्कर्ष निकाले गए हैं वो नहीं है जो एक्चुअल आपका टॉपिक है, जो एक्चुअल आपका उद्देश्य है, जो एक्चुअल आपकी परिकल्पना है, वो आपके निष्कर्ष में कहीं पे भी नहीं झलकते। क्योंकि निष्कर्ष आप साधारणतः समाज में जो पाया जाता वो लिख देते हैं, इसीलिए ये गलत है। हर निष्कर्ष प्रमाणिक होना चाहिए। हर निष्कर्ष के साथ आप लिखिए कि इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। द रिजल्ट सिलेक्शन सेक्शन शुड डिस्क्राइब पर्टिनेंट डिस्कवरीज। फ्रेंड्स ये छोड़ दीजिए आपके उससे। नाउ हाउ टू फाइंड रिजल्ट्स, इंक्लूड हेल्पफुल एंड क्वालिटी टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स दैट कैन सिंथेसाइज योर रिसर्च। जो मैंने कहा कि इस पेज के इस ग्राफ से, इस टेबल से, इस फिगर से इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं मैं कि ये ऐसा है। कहने की बात नहीं है केवल, इसको मेरे को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। Make sure you include details about your data analysis and interpretation as well as statistical significance tests. कई बार जब हमने डेटा कलेक्ट किया उसके बाद हमने ये टेस्ट लगाया, इस टेस्ट से ये गणना हुई, इस गणना से ये प्राप्त हुआ, इस प्राप्ति से ये परिकल्पना हमारी सिद्ध हो रही है नहीं हो रही, इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया, जो मेरा उद्देश्य था उसकी पूर्ति यहां हो रही है नहीं। डू नॉट यूज वेग टर्म्स, जो मैंने पहले ही कह दिया आपको। हवा में प्लीज कोई भी बात ना करें, ना लिखें, सीमित लिखें, कहानी बनाने का प्रयास ना करें। डू नॉट यूज वेग टर्म्स, इट इज फेयर। कई बार लोग कहते हैं योर बिहेवियर इज वेरी फेयर, इसका क्या मतलब होता है? गुड है कि बैड है? इट इज फेयर। द प्राइस इज रीजनेबल, द प्राइस इज फेयर। अब व्हाट इज अ फेयर प्राइस? फेयर प्राइस शॉप, रीजनेबल प्राइस, इट इज रीजनेबल। जो आपकी नजरों में रीजनेबल है हो सकता है मेरी नजरों में रीजनेबल ना हो। तो डू नॉट यूज वेग टर्म्स। फेक टर्म्स को उपयोग बहुत स्पेसिफिक यूज करिए क्योंकि आप डेटा से संबंधित बात कर रहे हैं। तो फेक टर्म्स या वेग टर्म्स, डू नॉट यूज वेग टर्म्स एंड बी कंसाइज एज फार एज पॉसिबल। कहानी बनाने का प्रयास मत करिए निष्कर्ष में। बी वेरी स्पेसिफिक दैट दिस इज माई फाइंडिंग, फाइनली आई से दिस। मैं चैलेंज ही नहीं कर सकता आपको क्योंकि आपका डेटा बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। बहुत सारी जगह निष्कर्ष में ये लगता मुझे कि आप बोल रहे हैं, डेटा कुछ और बोल रहा है। तो आप मत बोलिए प्लीज, आपकी कोई आवश्यकता नहीं मुझे। आपका डेटा बोल रहा है, खत्म हो गई बात, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब डेटा को चैलेंज करिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा डेटा बोल रहा है कि 80% लोग ये बोलते हैं। कंक्लूड योर सेक्शन विद अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक बहुत अच्छी आदत ये होनी चाहिए कि निष्कर्ष हमने निकाले, उनको बुलेट्स में दिया, नंबरिंग में दिया, सब में दिया, उसके बाद अंत में एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ जरूर डालें जो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है थीसिस का। कंक्लूड योर एंटायर फाइंडिंग्स इन अ पैराग्राफ फॉर्म। देन कम्स रिकमेंडेशंस।
हाउ टू राइट रिकमेंडेशंस। अब जब हम सुझाव देने लगते हैं तो बिलीव मी, कॉमर्स की थीसिस अगर सरकार एक भी उठा ले तो एक भी सुझाव लागू नहीं कर सकता। और अब मैं बता दूं आपको, शासन के बहुत कड़े नियम आ गए हैं कि अगर आप शासकीय नीतियों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं तो वो कोई भी थीसिस उठा के उसका अध्ययन कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये सुझाव दिया या आपका ये निष्कर्ष आया तो कैसे आया। क्योंकि साधारणतः हमारी आदत होती है, जब भी हम शासकीय नीति पे काम करते हैं तो सीधे बता देते हैं शासन की ये कमियां हैं, शासकीय अधिकारियों की ये कमियां हैं। जैसे अपन बोलते हैं राशन की दुकान है, 10 लोगों का राशन आता है, 5 का वो खा जाते हैं। आप लिख दीजिए 5 का खा जाते हैं, किसी दिन शासन ने उठा लिया और आपकी थीसिस और पूछ लिया 5 का कैसे खा जाते हैं बताओ, तो बताते नहीं बनेगा। तो कोई भी चीज हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो ध्यान रखिए। और उसके बाद जब रिकमेंडेशंस लिखने की बात आती है तो हम लोग अधिकतर ये पूछते हैं कि आप कोई 3 रिकमेंडेशन ऐसे बताएं जो अगर शासन को भेजें तो लागू किए जा सके। हवा में नहीं बताइए कि अगर ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी सजेशंस, रिकमेंडेड शुड बी शॉर्ट स्टेटमेंट्स, बहुत लंबी नहीं, बिल्कुल शॉर्ट। दिस इज माय रिकमेंडेशन इफ दिस पैटर्न इज फॉलोड। या तो पैटर्न दीजिए, डिजाइन दीजिए, या उसको लागू करने की कोई विधि बताइए। सिर्फ सुझाव नहीं दीजिए ऐसा कर लो। कैसे कर ले भाई, आपके कहने से थोड़ी होता है। आप बोलो सब बच्चों को 33% की जगह 25% करके पास कर दो, अरे कैसे कर दें, क्यों कर दें, और उसकी क्या विधि और उसकी क्या आवश्यकता है। तो रिकमेंडेशंस जो आपके होते हैं वो बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट्स, प्रिसाइज, अप टू द मार्क होना चाहिए। दे शुड बी वेरी क्लियरली एक्सप्रेस्ड, करेक्ट। दे शुड नॉर्मली स्टार्ट विद एन एक्शन वर्ब, क्रिएट, एस्टैब्लिश, फंड, फैसिलिटेट, क्रिएट दिस, नाउ क्रिएट दिस। जैसे आप बोलते हैं रूरल बैंक में फॉर्म हिंदी में होने चाहिए अंग्रेजी की जगह। मान लिया रूरल बैंक में हिंदी में भी फॉर्म कितनों को समझ में आ जाएंगी। बुरा मत मानिएगा, हमारे कॉमर्स के विद्यार्थियों को बैंक की पेइंग स्लिप भरते नहीं बनती है। हमारे यहाँ कुछ टीचर ही से पूछ लीजिए आरटीजीएस एनईएफटी का अंतर क्या है, तो टीचर ही नहीं बता पाता आरटीजीएस एनईएफटी में अंतर क्या है। बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम सवाल का जब रिसर्च बैंक पे करने जाते हैं तो बोलते हैं फॉर्म बहुत आसान बनाने चाहिए, फॉर्म बड़ी जानकारी ऐसी होनी चाहिए। कैसे हो आप, उसका सुझाव तो दीजिए, एक फॉर्म ड्राफ्ट करके बता दीजिए मुझे कि फॉर्म ऐसा होना चाहिए। तो कोई भी सजेशन हम जो दे रहे हैं वर्ब एक्टिव होना चाहिए। वो क्रिएट दिस, इफ यू से द एटमॉस्फेयर शुड बी लाइक दिस, क्रिएट दिस, ऐसा करना है तो कुछ एक सुझाव दे रहे हैं आप तो कम से कम एक आध फॉर्म बता दीजिए मुझे। सिर्फ सुझाव, ऐसा नहीं कि सुझाव देना इसलिए सुझाव दे रहे हैं। ईच रिकमेंडेशन शुड बी फॉलोड बाय अ फ्यू सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट। जो मैंने कहा, हर रिकमेंडेशन जो आप दे रहे हैं उस रिकमेंडेशन के बाद आप बता दीजिए रिकमेंडेशन लागू हो कैसे सकती है। रिकमेंडेशन तो आपने दे दिए बड़े आराम से, आपकी थीसिस हो गई, पीएचडी हो गई, वो कूड़े खाने में चली जाएगी। और इसीलिए रिकमेंडेशन आपके लागू होते नहीं है, इसीलिए सुधार हो नहीं रहा है। फिर आप 5 साल बाद करेंगे, फिर आप वहीं से शुरू करेंगे, फिर वही सुधार बताएंगे। द पॉइंट इज योर रिकमेंडेशन शुड बी फॉलोड बाय अ फ्यू सेंटेंसेस ऑफ explanatory text. Then comes bibliography. कितना आसान काम है बिब्लियोग्राफी लिखना, कि दुख होता है मुझे कि मैंने इसके ऊपर 1.5 घंटे का लेक्चर सिर्फ बिब्लियोग्राफी पे दिया है। यहां पे तो मैंने सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिए। बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे लिखी जाती है, अगर मैं 20 थीसिस आपको उठा के दिखाऊंगा तो 20 प्रकार की लिखी जाएगी। अभी अभी मैंने एक थीसिस जांची है, उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखा था इंडिया टुडे। मैंने कहा इंडिया टुडे का क्या मतलब हुआ भाई, कौन सा अंक, कौन सा पृष्ठ, कौन सा पढ़ा है आपने, उसमें से क्या पाया है। इंडिया टुडे सारी पढ़ डाली कि आपने पिछले 4 साल की। तो इंडिया टुडे मैंने, अच्छा आप ये बता दीजिए इंडिया टुडे महीने में कितनी आती है, 1 2 3 4 5। बोली ये भी नहीं मालूम, लेकिन इंडिया टुडे ग्रंथ सूची में लिखा हुआ है। संदर्भ ग्रंथ सूची के फॉर्मेट्स होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है। 3 फॉर्मेट्स हैं, क्या आपको मालूम है? कोई बता सकता है मुझे बिब्लियोग्राफी के 3 फॉर्मेट्स क्या हैं? आई विल बी हैप्पी टुडे। 3 फॉर्मेट्स हैं बिब्लियोग्राफी लिखने के, कोई बता सकता है? सर एपीए, हाँ, एमएलए, हाँ, और 2 मुझे पता है सर। चलिए एपी और एमएलए आपने बता दिए जो साधारणतः उपयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है?
अंतर है ना, क्योंकि आधी बिब्लियोग्राफी एपीए में होती है हिंदुस्तान में, आधी बिब्लियोग्राफी एमएलए में होती है। हिंदी और अंग्रेजी की बिब्लियोग्राफी एक साथ होती है। एबीसीडी अंग्रेजी में चलते चलते अचानक बीच में सुनील कुमार हिंदी में आ जाता है, फिर एस के बाद डी आ जाता है, फिर पहला नाम आ जाता है, कहीं पहला सरनेम आ जाता है, कहीं पहले किताब का नाम आ जाता है, कहीं पहले वर्ष का नाम। आपने दो बताए, यही दो साधारणतः हमारे यहाँ यूज होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, चलिए आपको ये जानकारी है, बड़ी खुशी है, बहुतों को ये जानकारी मिलेगी कि बिब्लियोग्राफी बहुत अहम है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में 10 साल पहले एक थीसिस सिर्फ इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दी थी वाइस चांसलर ने गुस्से में कि आपको बिब्लियोग्राफी नहीं लिखते बनती, आपको यही नहीं मालूम कि नाम पहले आता है कि क्या आता है, जाइए इसको ठीक कर लाइए, 6 महीने बाद फिर प्रेजेंट करना, सिर्फ बिब्लियोग्राफी पे। तो संदर्भ ग्रंथ सूची में सबसे पहली चीज, एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। हमने मान लीजिए फिलिप कॉटलर की परिभाषा ली, ठीक है, फिलिप कॉटलर सेज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज दिस 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 दिस, और उसके नीचे हमने कोट कर दिया रेफरेंस, और बिब्लियोग्राफी में लिख दिया फिलिप कॉटलर एडिशन ये, पेज नंबर ये, यहां से लिया है, ये ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। और सही मायने में मैंने फिलिप कॉटलर की किताब से वो ली नहीं, मैंने तो कहीं किसी कुंजी से या किसी एसएम शुक्ला की किताब से ली है। अब अगर एसएम शुक्ला ने कहीं गड़बड़ 2 लाइन कर दी हो और आपने फिलिप कॉटलर लिख दिया हो तो क्या होगा आपका? आपने तो फिलिप कॉटलर की किताब देखी नहीं, क्योंकि उसने फिलिप कॉटलर से लिया था, आपने भी फिलिप कॉटलर लिख दिया और फंस जाएंगे आप। और प्लेजरिज्म में और बिब्लियोग्राफी में किसी भी दिन कोई भी कानूनी कार्यवाही आप पर हो सकती है, क्योंकि आपने वो ग्रंथों के नाम लिखे हैं जो ग्रंथ आपने न पढ़े हैं, न देखे हैं, न उनको कुछ लिखा है, लिखा कुंजी से है, ढूंढा गूगल से है, लिख पीटर का नाम है। तो जब पीटर ड्रगर के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, पीटर ड्रगर की ओरिजिनल किताब पढ़ी नहीं, अगर आपने गूगल से लिया तो लिखो गूगल से लिया भाई मैंने। गूगल ने पीटर ड्रगर की परिभाषा दी, हमने भी पीटर ड्रगर लिख दिया, पेज नंबर वही लिख दिया, हमने तो पीटर ड्रगर देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है उसको। तो ऐसी बिब्लियोग्राफी बिल्कुल ना लिखे, क्योंकि बिब्लियोग्राफी अगर आप ऐसी लिखेंगे तो बहुत मतलब लीगली आप पे एक्शन हो सकता है। कहने को बड़ी साधारण चीज है। तो राइट डाउन द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द रिसोर्स एज एंड व्हेन। सबसे पहली चीज, जैसे ही हम अध्ययन करते हैं, जब जब हम पढ़ते हैं, जब जब हम लिखते हैं, उसी समय बिब्लियोग्राफी साथ के साथ बनाते चले जाइए। किस पुस्तक से, किस आर्टिकल से, कहां से मैंने लिया है, तुरंत लिख लीजिए उसको, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे ये कहां से लिया था। तो साथ के साथ एक पेज, एक बुक बना लीजिए, उसमें लिखते चले जाइए, ये पेज नंबर, ये किताब, ये आर्टिकल, ये एडिशन, ये पब्लिशर, सब लिख लीजिए साथ के साथ। चेक दी ऑर्डर, पंक्चुएशन एंड लेआउट नीडेड फॉर पर्टिकुलर रेफरेंसिंग स्टाइल। जो अभी उन्होंने बताया कि हम एपीए यूज कर रहे हैं कि एमएलए यूज कर रहे हैं, पंक्चुएशंस कहाँ है, कॉमा की जगह फुल स्टॉप तो नहीं लगा, कॉमा कहाँ लगना है, कितना है, ब्रैकेट्स में क्या आना है, उसको ध्यान से रखिए। पुट योर सोर्स इन अ लिस्ट ऑर्डर्ड केयरफुली फॉलोइंग दिस। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी। आजकल तो प्लेजरिज्म टेस्ट करवाने के बाद ही थीसिस जमा होती है, लेकिन प्लेजरिज्म से बचे क्या और प्लेजरिज्म होता क्या है? प्लेजरिज्म, इट इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेस वर्क। किसी और के द्वारा किए गए कार्य का उपयोग करना और उसके ऊपर से, कहते ना चोरी और ऊपर से सीना चोरी, किसी और के कार्य का उपयोग करना और साथ साथ ये दर्शाने की कोशिश करना कि कार्य मेरा है। इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकती। तो प्लेजरिज्म, इट इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेस वर्क, इट इज एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू स्टेट दैट इट इज योर ओन। सर मैंने लिखा है, सर मैंने इसको पढ़ा था, सर मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है सर। Then it is an act by which one takes undue advantage. Believe me, प्लेजरिज्म में आपने मेरे आर्टिकल से चोरी करके लिखा है, वो तो पाप है ही, वो तो सजा है ही। आपने अपने आर्टिकल को ही अगर फिर से लिखा है तो वो भी प्लेजरिज्म के तहत आता है। आपको अपना आर्टिकल अगर आपने कोई पुराना लिखा था उस सब्जेक्ट के ऊपर, पुनः उसका कहीं ना कहीं कुछ उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको कैटेगोरिकली लिखना पड़ेगा कि मेरा पूर्व का ये आर्टिकल जो मैंने कहीं पब्लिश करवाया उसमें से ये ले रहा हूं। तो प्लेजरिज्म का ये मतलब नहीं होता कि ये तो मेरा ही लिखा हुआ है सर, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो आप एक बार पब्लिश करा चुके, अगर आप उसमें से पुनः कुछ ले रहे हैं
तो वो भी साहित्यिक चोरी में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अगर आपने ही कोई आर्टिकल लिखा है, उसको आप अपनी रिसर्च में कहीं यूज कर रहे हैं या दूसरे आर्टिकल में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर साइटेशन देना चाहिए, अन्यथा वो भी प्लेजरिज्म में आता है। इट इज एन एक्ट बाय विच वन टेक्स अनड्यू एडवांटेज। अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। साइंस में एक पेपर यहां से जर्मनी गया था, जर्मनी में पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद बड़ी वाहवाही हुई। 3 साल बाद अचानक उनके मित्र से उनकी एक बुराई हो गई, और मित्र ने जब उनके अध्ययन किए तो पता चला कि उनका जो आर्टिकल था मित्र ने अपने नाम से बेच के छपवा दिया। उन्होंने शिकायत कर दी वहां पे कि ये जो आर्टिकल है ये मेरा लिखा हुआ था, ये पब्लिश है, और इन्होंने मेरा आर्टिकल चुरा लिया था। उसमें से अधिकतर मामला ये हालत हुई कि जर्मनी ने एक लेटर वाइस चांसलर को भेजा कि मुझे बड़ा दुख है कि आपके यहाँ के प्रोफेसर इस तरह की हरकत करते हैं, हिंदुस्तान में इस तरह की साहित्यिक चोरी होती है, विशेषकर आपके विश्वविद्यालय में। इसके बाद से आपके विश्वविद्यालय के किसी भी आर्टिकल का पब्लिकेशन नहीं करेंगे। इतना सीरियस इशू, और फिर FIR हुई। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत साधारण से। अभी हमको PhD मिल गई है, हमने चुपचाप बंद करके रख दी है। अगर 3 साल बाद भी मुझे पता चल गया आपने मेरी PhD से कुछ लिया है, और अगर मैं केस कर दूं तो आपकी PhD नौकरी दोनों पे आ जाएगी। तो बहुत सावधान रहना चाहिए हमको प्लेजरिज्म के मामले में। हमको प्रॉपर साइटेशन देना चाहिए, अपना ओरिजिनल काम करना चाहिए, भले छोटा करें। इट इज नॉट द ओरिजिनल वर्क ऑफ द प्रेजेंटर, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द ओनर। अगर हमने कोई किसी से लिया है तो उसको रेफरेंस करिए, बिब्लियोग्राफी करिए, साइटेशन करिए प्रॉपरली। देन हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म? यूज पैराफ्रेजिंग। व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आप उस टॉपिक को पढ़िए, उस आर्टिकल को पढ़िए, बार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद उससे आपने क्या सीखा, क्या पता लगाया, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। ये बिल्कुल नहीं है कि पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि ऊपर का पहला सेंटेंस तीसरा कर दो, तीसरे का पहला कर दो, पहले के 4 शब्द अलग कर दो, 3 शब्द वही रहने दो। ये पैराफ्रेजिंग बिल्कुल नहीं है। उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, समझने के बाद ये मेरी समझ में आया है, अपने शब्दों में लिखिए, उसके शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दैट इज व्हाट इज पैराफ्रेजिंग। इंक्लूड कोटेशंस। अगर आपको, जैसे मैंने कहा ना, परिभाषा लेनी है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए, नंबर लिखिए, साइटेशन दीजिए कि ये इनकी परिभाषा, इनकी किताब से मैंने लिखा है, ये परिभाषा बस इनकी है। पूरा पैराग्राफ नहीं कर सकते आप, पूरा पैराग्राफ आप कोट अनकोट करते रहे। तो आप प्रॉपर कोटेशंस यूज करिए, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए, उसको साइट करिए प्रॉपर। डू प्रॉपर साइटेशंस, फॉलो द रूल्स ऑफ रेफरेंसिंग, एंड आखिरी में यूज प्लेजरिज्म चेकर। किसी भी पेपर को कहीं पे भी सबमिट करने से पहले प्लेजरिज्म चेकर फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे चेकर्स है, मैंने कुछ नाम थे जिसमें हम लोगों के यहाँ साधारणतः उरुकन वगैरह यूज किया जाता है। प्लीज यूज प्रॉपर प्लेजरिज्म चेकर एंड देन सबमिट योर आर्टिकल। ये एक ब्रीफ आउटलाइन स्केच दिया मैंने आप लोगों को। इसके बाद क्योंकि समय हो रहा है, आप लोगों के भी कुछ प्रश्न आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी आप लोग रिसर्च शुरू कर रहे हैं, आप लोगों के जहन में बहुत प्रश्न हो सकते हैं, तो आप लोगों को प्रश्न पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। बाकी लोग आसपास अगर